Hello students, welcome to Indraprasth Law College, Greater Noida. I am Dr. Neelam Pandey. Student, today we will study impact of the uprising of 1857. So let's start. British policies in India underwent major changes after the uprising. All these changes were made to strengthen their hold over India. Students, 1857 के रिवोल्ट होने के बाद, रिवोल्ट के कारण कॉजेज हम लोगों ने पढ़े, नेचर हम लोगों ने पढ़ा, और रिवोल्ट को ख़त्म करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने आंदोलन को दबा दिया, ख़त्म कर दिया। और उसके बाद आंदोलन को ख़त्म करने के बाद क्या क्या परिवर्तन आए या क्या हुआ, ये हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे चेंजेज आए, ब्रिटिश पॉलिसी में चेंजेज आया आफ्टर द अपराइजिंग। और जो भी चेंजेज आए वो चेंजेज भारत पर ब्रिटिश की पकड़ को मजबूत करने के लिए ही आया। यानी इस विद्रोह के पतन के बाद, खत्म होने के बाद जो भी परिवर्तन हुआ या ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी चेंजेस लेकर आई, वो चेंजेस सिर्फ इसलिए आए और उसका परिणाम ये निकला कि भारत पर ब्रिटिशर्स की पकड़ और मजबूत हो गई। In August 1858, the British Parliament passed an act by which the rule of the English East India Company in India came to an end. अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया जिसके तहत अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और इंडिया अब डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन हो गया। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स शिफ्टेड टू द क्राउन। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो थे, अब वो डायरेक्ट ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चले गए। ऑल पॉलिसीज कंसर्निंग इंडिया वेयर टू बी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। अब इंडिया के लिए जो भी पॉलिसी बननी थी वो कहाँ तैयार होगी? तो ब्रिटेन के गवर्नमेंट में तैयार होगी। ब्रिटेन के गवर्नमेंट में पॉलिसी तैयार होगी और वो लागू कहाँ की जाएगी? तो इंडिया में लागू की जाएगी। इंडिया में जो इंडियंस रहते हैं उनका रहन सहन क्या है, उनका कल्चर क्या है, ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग कैसे जानेंगे और कैसे उनकी पॉलिसी ये बनाएंगे। लेकिन ये तय हुआ कि अब इंडिया की जो पॉलिसी बनेगी वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बनेगी। द ब्रिटेन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट शासन करेगी भारत पर। By the Act of 1858, a minister of the British cabinet was appointed to manage affairs in India. इस 1858 एक्ट के तहत एक ब्रिटिश कैबिनेट अपॉइंट किया गया जो भारत के अफेयर्स को मैनेज करेगा। यानी भारत से संबंधित जो भी मामले होंगे
उसको अब कौन मैनेज करेगा? तो ब्रिटिश कैबिनेट मैनेज करेगा। ही वॉज कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये ब्रिटिश कैबिनेट किस नाम से जाना गया? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से। ही वॉज टू बी सॉरी असिस्टेड बाय एन एडवाइजरी बॉडी कॉल्ड द इंडिया काउंसिल, और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये असिस्टेड होगा एक एडवाइजरी बॉडी से, जो इंडिया काउंसिल, जिसको जो इंडिया काउंसिल के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसकी जवाबदेही ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति होगी, न कि भारत के प्रति और ना भारत की जनता के प्रति। शासन करने के लिए या मैनेज वो किसको करेगा? तो इंडियंस को करेगा, इंडिया को वो मैनेज करेगा, भारतीय जनता को वो मैनेज करेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी हेडेड बाय द गवर्नर जनरल। ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेड कौन करेगा? तो गवर्नर जनरल करेगा, जो वायसराय के नाम से जाना गया। सिंस ही वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ये जो वायसराय इंडिया को गवर्न करेगा इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा। द क्वीन प्रोमिस्ड नॉट टू इंटरफेयर इन द सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ्स एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल। अब 1857 के रिवोल्ट होने के पीछे एक काउज ये भी था कि सोसाइटी के एक बहुत बड़े वर्ग इस चीज़ से नाखुश थे कि इंडियंस हमारे सोसाइटी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हमारे कल्चर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो अब रिवोल्ट के बाद क्वीन ने ये प्रॉमिस किया, ब्रिटिश क्वीन ने ये प्रॉमिस किया कि अब हम इंडियंस के सोशल और रिलीजियस और उनके कस्टम के साथ कोई किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। शी अक्यूज्ड the rulers of princely states that the governor would not annex their territories, और जो प्रिंसली स्टेट थे हमारे यहाँ, जैसे हैदराबाद हो गया, त्रावणकोर हो गया, भी जो भी स्टेट्स थे, ग्वालियर था, इन लोगों ने तो विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशर्स की हेल्प भी की थी। तो बाकी भी जो भी स्टेट्स थे, रियासतें थी, उनको ये प्रॉमिस किया गया कि अब उनके टेरिटरीज का अपने अधिकार में ब्रिटिशर्स नहीं लेगा, यानी उनके राज्य पर अब अंग्रेजों का कब्जा नहीं होगा। द ब्रिटिश बिगैन टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ये हम लोग जब कॉलेज पढ़ रहे थे उसमें भी पढ़ा था और नेचर में भी पढ़ा था कि 1857 के रिवोल्ट में हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ी थी, और इसी यूनिटी को अंग्रेज़ों ने को ये भाफ गए कि अगर आने वाले समय में अगर रिवोल्ट होता है और दोनों कम्युनिटी मिल कर के रिवोल्ट करती है तो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं से ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाती है, भारतीयों और मुसलमानों, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में भेदभाव करना शुरू करती है। दे अक्यूज्ड द मुस्लिम्स ऑफ इंस्टिगेटिंग द अपराइजिंग एंड बिगेन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में भेदभाव उत्पन्न करती है। आगे चल कर के अंग्रेज जो है, ब्रिटिश जो है, वो मुसलमानों को ज़्यादा प्रश्रय देना शुरू कर देते हैं, सरकारी नौकरियों में उनको लेना शुरू कर देते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान जैसे लोग अंग्रेज़ों के संपर्क में आते हैं और अपनी कम्युनिटी के
ग्रोथ के लिए, विकास के लिए वो अंग्रेजों के एक तरह से हम कहें तो उनके शरण में चले जाते हैं। और एक इनको इतिहासकारों ने ये कहा है कि ब्रिटिशर्स की 2 बेगमें हैं जिनमें मुस्लिम उनकी चहेती बेगम बन गई 1857 के रिवोल्ट के बाद। तो इस तरीके से दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश की गई या कोशिश, और उनकी कोशिश ये सफल भी हुई। चेंजेस इन द आर्मी was recognized to prevent another revolt. The ratio of European soldiers was raised. आर्मी के संगठन को रीऑर्गेनाइज्ड किया गया। जो पहले आर्मी थी उसको दोबारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया ताकि इन फ्यूचर कभी रिवोल्ट ना हो। यानी इंडियंस को तोड़ दिया गया, एक जगह पर इंडियंस को इकट्ठा, अब आर्मी में इंडियंस एक जगह नहीं रहते थे ताकि वो संगठित न हो सके, और इसमें यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या को बढ़ा दी गई, इंडियन सोल्जर्स की संख्या को कम कर दी गई। इट वॉज फिक्स्ड एट 1 to 2 in the Bengal army and 2 to 5 in the Bombay and Madras armies. यूरोपीय सोल्जर्स की रेशियो बढ़ा दी गई, इंडियन सोल्जर्स की रेशियो घटा दी गई। बंगाल में 2 यूरोपीय सोल्जर्स के बनिस्पत 1 इंडियन सोल्जर्स होते थे, और बॉम्बे और मद्रास में 5 के बनिस्पत 2 इंडियन सोल्जर्स होते थे। और इस तरीके से आर्मी को रीऑर्गेनाइज्ड किया गया। इम्पॉर्टेंट डिविजन्स सच एज द आर्टिलरी वेयर टोटली इन द हैंड्स ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स। अब जितने भी औजार थे, हथियार थे, ये सब अब यूरोपियंस के कब्जे में आ गए, यूरोपियन सोल्जर्स के कब्जे में थे। नो इंडियन कुड बिकम एन ऑफिसर, और इंडियन ऑफिसर के पोस्ट पर उनकी प्रमोशन उनका या अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता था। इस तरीके से आर्मी को ऑर्गेनाइज्ड किया गया कि इंडियंस जो है वो ऑफिसर के पोस्ट तक जा ही ना पाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रेसेज वाज आल्सो क्रिएटेड। 1857 के रिवोल्ट के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया मटेरियल एंड नॉन मटेरियल का, यूजफुल एंड नॉन यूजफुल, जिसको हम कहेंगे द सिख्स, पठान्स and Gorkhas were declared material races because they had helped the British to suppress the uprising. अब सिख, पठान्स एंड गोरखा को मटेरियल रेसेस डिक्लेयर करी गई क्योंकि इन लोगों ने 1857 के रिवोल्ट में अपराइजिंग को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स की हेल्प करी थी। इसलिए ये मटेरियल रेसेस में आ गए। कौन कौन? तो सिख, पठान्स और गोरखाज। पीपल फ्रॉम दिस रेसेस began to be recruited in the army in large numbers. अब सिख, पठान्स एंड गोरखा जो लोग थे इनको इंडियन आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंट किया जाने लगा। People who belonged to the range where the revolt was strong, such as Awadh, Bihar, and Central India, were declared non-material. They were kept out of the army. अब उन रेंज से जहाँ 1857 का रिवोल्ट सबसे ज़्यादा फैला था, जैसे कि अवध हो गया, बिहार हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, तो इनको नॉन मटेरियल डिक्लेयर किया गया और आर्मी में इनकी अपॉइंटमेंट से इनको बाहर कर दिया गया। यानी आर्मी में, सेना में अब बिहार, अवध और सेंट्रल इंडिया के लोगों को लेना बंद कर दिया गया। स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट यूनिट 3rd। थैंक यू।